नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है प्रोटीन डाइजेशन के ऊपर। दोस्तों हम जो फूड खाते हैं वो न्यूट्रिशनली एक फुलफिल फूड रहता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स रहते हैं। तो कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसे हम लोग कार्ब्स हम लोग कहते हैं, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा उसका बेसिक मैंने बताया था और वो किस तरीके से डाइजेशन जो है वो हमारे बॉडी में होता है। सेम हम लोग आज देखने वाले हैं कि जो प्रोटीन है वो असल में क्या होता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होती है और वो डाइजेशन जो है हमारे बॉडी में किस तरीके से होता है। तो उसका बेसिक हम लोग जानकारी लेंगे और साथ ही हम उसका डाइजेशन किस तरीके से होता है हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर, उसके बारे में हम लोग आज बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है समझने वाले हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया था कि जो स्टमक का एनाटॉमी के बारे में बताया था, स्टमक के ऊपर, स्टमक के अंदर जो एसिड फॉर्मेशन होता है और इंटेस्टाइन के ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये वीडियो जो है वो समझने में काफी आसानी जाएगी, क्योंकि जो कुछ टर्म्स हैं मैं इसमें डिटेल तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डिटेल जो है उसमें बात कर चुका हूं। तो इसमें जो है वो उसके काम क्या करती हैं प्रोटीन डाइजेशन में, उस पे जो है वो बात होगी। तो अगर आप वो वीडियो पहले रेफर कर लेते हैं तो आपको ये वीडियो समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों आते हैं प्रोटीन डाइजेशन के ऊपर। तो हमने कई बार देखा है, सुना है, कई बार हमने पढ़ा भी है कि जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी के वेट के हिसाब से जो है वो उसका 1 ग्राम रहता है। मतलब 1 किलो अगर मेरा वजन है तो 1 ग्राम जो है वो प्रोटीन मुझे रोज का खाना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट जो हमारे बॉडी में जो एक डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। मसल डेवलपमेंट के लिए, जो मसल ब्रेकडाउन हो गया उसे वापस रिफॉर्म करने के लिए, उसके बाद इम्यूनिटी के लिए, स्टेमिना के लिए, सेल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा काम जो रहते हैं प्रोटीन के हमारे बॉडी में रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अगर प्रोटीन के बारे में अगर हमें समझना है तो सबसे पहला शब्द है वो है अमाइनो एसिड। ये शब्द को आप समझ लीजिए, इसे अमीनो एसिड भी कहते हैं या फिर अमाइनो एसिड भी कहते हैं। तो अमाइनो एसिड जो रहता है ये एक जो कंपाउंड है, ये बना रहता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक कंपाउंड रहता है। और ये जो अमाइनो एसिड हैं, तो ये कई अमाइनो एसिड जब आपस में मिल जाते हैं तो एक बॉन्ड के थ्रू, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड रहता है, वो उसके थ्रू आपस में जुड़ते हैं और एक जो है वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस मॉलिक्यूल का नाम है पेप्टाइड। और जब ये पेप्टाइड यानी कि मल्टीपल पेप्टाइड जो रहते हैं वो अगर आपस में जब जुड़ जाते हैं तो एक और कंपाउंड, एक और मॉलिक्यूल जो बनाते हैं उसे कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड फिर आगे चल के जो है वो कार्बनिक यौगिक, जो एक स्ट्रॉन्ग कार्बनिक यौगिक बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन। अब ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहता हूं। अगर प्रोटीन जो है उसे अगर स्टडी करना है तो काफी वास्ट इसकी स्टडी है, लेकिन वो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग को जो है वो काफी अच्छे से समझ सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के कोई अगर टॉपिक्स होगा तो उसमें ये समझना काफी और आसान हो जाएगा कि प्रोटीन जो है वो क्या है असल में, उसका कंपाउंड क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो आज मैं सिर्फ आपको इतना ही बता सकता हूं कि अमाइनो एसिड मिलकर एक पेप्टाइड बनाते हैं, पेप्टाइड मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और फाइनली वो एक प्रोटीन का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इसे प्रोटीन कहा जाता है। अब आते हैं इसके डाइजेशन के ऊपर। जैसे ही एक न्यूट्रिशनल फूड हम लोग एक ओरली लेते हैं, माउथ में ले लेते हैं, तो उसका जो सलाइवा के थ्रू जो है उसका जो चबाना है वो शुरू हो जाता है और उसका जो टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसका ओरल में जो होता है, जो माउथ के अंदर मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, केमिकल ब्रेकडाउन नहीं होता, क्योंकि सलाइवा में ऐसे एंजाइम नहीं होते हैं जो प्रोटीन को ब्रेकडाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो स्टमक से जो है इसकी शुरुआत होती है केमिकल ब्रेकडाउन की। जैसे ही फूड जो है वो ओरल कैविटी से जो है इसोफेगस के द्वारा हमारे स्टमक में आता है, तो स्टमक से जो वहां पे उसका केमिकल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। स्टमक के अंदर जो एसिड सिक्रीशन होता है पैराइटल सेल्स द्वारा, तो पैराइटल सेल्स जो है वो स्टमक के इनर लाइनिंग पे जो रहती हैं वहां पे अवेलेबल रहती हैं और जैसे फूड आता है तो वो HCl रिलीज करना शुरू कर देती हैं। तो जैसे ही जो फूड है, जो प्रोटीन रिच फूड है, वो जो HCl के कांटेक्ट में आता है और उसके बाद क्या करते हैं, वहां पे एक और सेल है जिसे कहा जाता है चीफ सेल। तो चीफ सेल के अंदर चीफ सेल के अंदर से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे कहा जाता है पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक एंजाइम बनाते हैं जिसे कहा जाता है पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये एक एक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजेन का, ठीक है। तो जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पॉलीपेप्टाइड में जो स्टमक के अंदर, मतलब फूड आया स्टमक के अंदर जो एसिड है और उसके बाजू में जो चीफ सेल है वो पेप्सिनोजेन रिलीज करती है। तो HCl और पेप्सिनोजेन मिलके बनाते हैं पेप्सिन। ये एक एंजाइम है, एक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजेन का। और ये जो एंजाइम है पेप्सिन जो है ये पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है प्रोटीन को, से ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में जो है वो स्टमक में ब्रेक डाउन करता है। इसके आगे वो कुछ नहीं करता है। इसके आगे जो प्रोसीजर रहती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरुआत होती है। ये पोर्शन थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिए। तो ड्यूओडेनम में जैसे ही आता है, ड्यूओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है।
तो वहां पे 4 एंजाइम रिलीज होते हैं पेंक्रियाटिक जूस के द्वारा। जो पेंक्रिया से जो पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है वहां से 4 एंजाइम जो है वो रिलीज होते हैं। तो वो एंजाइम रिलीज होते हैं, साथ ही एक और एंजाइम रिलीज होता है जो कि हमारे जो स्टमक है, स्टमक के इनर वॉल से एक एंटेरोकाइनेस एंजाइम जो है वो रिलीज होता है। अब ये क्या करते हैं वो देखते हैं। तो जो सबसे पहला एंजाइम जो रहता है पैंक्रियाटिक जूस से रिलीज होता है वो है ट्रिप्सिनोजेन। तो ट्रिप्सिनोजेन सबसे पहले क्या करता है, एंटेरोकाइनेस के साथ मिल जाता है और एक फॉर्मेशन करता है ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम का। ठीक है, अब यहां से ये ट्रिप्सिन का वर्क शुरू हो जाता है। दूसरा एंजाइम जो है जो कि पैंक्रियाटिक जूस से रिलीज होता है उसे कहा जाता है काइमोट्रिप्सिनोजेन। तो काइमोट्रिप्सिनोजेन क्या करता है, ट्रिप्सिन के साथ जो है वो मिलके एक बना देता है, दूसरा एंजाइम बनाता है जिसे कहा जाता है काइमोट्रिप्सिन। वहीं प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज जो रहता है तीसरा एंजाइम, वो ट्रिप्सिन के साथ जुड़कर क्या करता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है वो बनाता है। और प्रो इलास्टेज जो एक एंजाइम, चौथा एंजाइम है पैंक्रियाटिक जूस का, वो ट्रिप्सिन के साथ मिलकर क्या करता है, इलास्टेज बनाता है। तो जो भी पैंक्रियाटिक जूस से 4 एंजाइम निकले हैं, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज और प्रो इलास्टेज, ये चारों का कन्वर्शन हो जाता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज और इलास्टेज में। तो यहां पे ये इसका कन्वर्शन होता है। और ये जो चारों एंजाइम्स हैं, फिर जो पॉलीपेप्टाइड आया है, जो स्टमक से पॉलीपेप्टाइड आया है प्रोटीन का कन्वर्शन होके, उसे और फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं जो पेप्टाइड्स में और अमाइनो एसिड्स में। तो कौन से पेप्टाइड, तो डायपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में उसे ब्रेक डाउन करते हैं। कुछ अमाइनो एसिड में किया जाता है, कुछ को जो है डायपेप्टाइड्स में जिसमें 2 पेप्टाइड्स का एक बॉन्ड रहते हैं, और ट्राइपेप्टाइड्स में जिसमें 3 पेप्टाइड्स जो जुड़े हुए रहते हैं, उसमें इसका ब्रेक डाउन करता है। अब ये आ गया इंटेस्टाइन में, इसका ब्रेक डाउन हो गया। अब इंटेस्टाइन से एब्सॉर्प्शन शुरू होगा। तो इंटेस्टाइन में जैसे मैंने पहले ही बताया वीडियोस में कि वहां पे एब्सॉर्प्टिव सेल रहती है जिसे एंटेरोसाइट्स कहा जाता है। वो क्या करते हैं, इन तीनों जो फॉर्मेशन, जो इनका पॉलीपेप्टाइड से जो सिंपल फॉर्म जो बना है अमाइनो एसिड्स का या पेप्टाइड्स का, उसे एब्सॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, एब्सॉर्प्टिव सेल के अंदर। वहां पे वो होल्ड हो जाते हैं। वहां पे क्या कर देते हैं, वहां पे एक और एंजाइम रहता है एब्सॉर्प्टिव सेल के अंदर, जो जिसे कहा जाता है पेप्टिडेज। तो पेप्टिडेज क्या करता है, ये सभी जो अलग अलग प्रकार है पेप्टाइड्स के, उन्हें फाइनली कन्वर्शन कर देता है अमाइनो एसिड में। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे एब्सॉर्प्टिव सेल में पूरा उनका अमाइनो एसिड में कन्वर्शन हो जाता है। फिर वहां से ये आगे फॉरवर्ड होता है ब्लड में। अब ब्लड से जाता है थ्रू पोर्टल वेन हमारे लीवर में। तो लीवर में अभी इसका जो काम होता है, तो लीवर में जैसे अमाइनो एसिड फॉर्म जाता है, तो अमाइनो एसिड के कई फंक्शंस रहते हैं हमारे बॉडी में जिसके लिए वो रिक्वायर्ड रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एनर्जी कन्वर्शन के लिए, एनर्जी बनाने के लिए जो है वो हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड की रिक्वायर्ड रहती है। प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जरूरत रहती है, कुछ चीजें प्रोटीन बनाने के लिए लगती है, तो वो लीवर के अंदर फिर से अमाइनो एसिड प्रोटीन में कन्वर्शन होके जो एनर्जी के लिए चाहिए रहता है उसके लिए रिक्वायर्ड हो जाता है। कुछ जो एक्सेस अमाइनो एसिड बच जाता है जब काम हो जाने के बाद, तो उसे फैटी एसिड में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी में स्टोर किया जाता है। फ्यूचर में अगर रिक्वायर्ड रहती है एनर्जी की, तो उसे वापस फैटी एसिड से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करके फिर प्रोटीन से फिर एनर्जी सिंथेसिस होती है। और कुछ जो अमाइनो एसिड रहते हैं वो ब्लड प्लाज्मा के डेवलपमेंट के लिए लगते हैं, वहां चले जाते हैं। कुछ मसल डेवलपमेंट के लिए लगते हैं और कुछ बॉडी के ग्रोथ के लिए लगते हैं, जो सेल न्यू डेवलपमेंट होते हैं, तो वहां पे प्रोटीन रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे बालों में केराटिन वगैरह है, तो वहां पे रिक्वायर्ड रहता है। तो ये इस तरीके से अमाइनो एसिड का जो है वो बाइफर्केशन हो जाता है, एक्स्ट्रा एक्सेस जो होता है वो स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में। तो देखा जाए तो टोटल 20 अमाइनो एसिड्स है। तो अमाइनो एसिड पे अलग से एक वीडियो बनेगा। तो अमाइनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं, इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड रहते हैं ये 11 नंबर में रहते हैं और ये हमारे बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहा जाता है। और जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो 9 नंबर के, उनका जो 9 नंबर रहते हैं उसके टोटल 20 में से, तो 9 ऐसे एसेंशियल अमाइनो एसिड रहते हैं जो हमें बाहर सब्जियों से, फल फ्रूट से जो है वे हमें लेना पड़ता है। तो अमाइनो एसिड पे हम लोग अलग टॉपिक बनाएंगे तो उसमें डिटेल इसके बारे में बताएंगे। तो ये इसका इन्फॉर्मेशन था कि जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है, इसलिए हमें हमारा न्यूट्रिशनल डाइट जो है वो अच्छा रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो ग्रोथ, मसल डेवलपमेंट है वो जो है वो एक अच्छे से हो सकती है। तो ये आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे उस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।